Hello everyone, welcome back to my channel. We have left it here and now we will be starting our sexual reproduction. So इस पैरा में जितना भी है मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ. They have said that sexual reproduction involves the formation of male and female gametes जो कि या तो सेम इंडिविजुअल में पाए जाएंगे या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल्स में पाए जाएंगे ऑपोजिट सेक्स के. The first structure which is formed after fertilization is called as zygote, जो कि आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा और डेवलप होने के बाद ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा. Sexual reproduction is an elaborate, complex and a slow process as compared to asexual reproduction. Asexual reproduction जो है वो हमारी sexual reproduction से simpler है. अब हमें पता है कि sexual reproduction में फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गमीट का, इसीलिए उनका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो डिफरेंट होगा. वो नॉन आइडेंटिकल होंगे पेरेंट्स से. जो हमारे ऑफस्प्रिंग है ना ही वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल होंगे ना ही वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि आपके सिबलिंग्स तो होंगे या फिर आपने किसी और के सिबलिंग्स तो देखे होंगे, दे आर नॉट कम्प्लीटली सेम. ना ही मॉर्फोलॉजिकली यानी देखने में दो इंसान सेम होते हैं, ना ही उनका जेनेटिक मेकअप सेम होता है. हाँ, देखने में वो सेम हो सकते हैं ओनली इफ दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस. दैट इज द एक्सेप्शन टू दिस केस. दे आर मॉर्फोलॉजिकली सेम इन दैट केस. ओके, सो अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल्स, फंजाई शो दैट दो दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. अब हम देख सकते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई वगैरह हैं वो देखने में अलग हो सकते हैं, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, उनकी फिजियोलॉजी भी अलग हो सकती है. लेकिन अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें वो उन सब में ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न ही देखा जाता है. अब हम यहां से पढ़ लेंगे सब कुछ. So, all organisms have to reach a certain age of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. जैसे अगर आप बात कर ले ह्यूमन फीमेल्स की, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले उनको अपनी रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचना पड़ता है. और उनको कब पता लगता है कि उनकी रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट हो चुकी है? उन्हें पता लगता है when there is onset of menstruation. So that marks their start of their reproductive phase. तो तब तक के फेज को हम कहते हैं their juvenile phase. सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं, हमारे प्लांट्स में भी सेम है. फ्लॉवर्स आर द sexually producing structures in plants. So flowers बनने तक जो प्लांट है वो एक ग्रोथ फेज में है, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज. जुवेनाइल फेज को ही प्लांट्स के टर्म में हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं. दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. ओके, नाउ the end of juvenile or the vegetative phase marks the beginning of the reproductive phase. अब इन्होंने यहाँ पे वही एग्जांपल दी है कि for plants the reproductive phase is when they start producing flowers. तो फ्लावर्स प्रोड्यूस वो किस किस तरह से करते हैं वो यहाँ पे बताया गया है कि वो सीजनल हो सकते हैं, वो फ्लावर्स साल में एक बार ब्लूम कर सकते हैं, 2 बार ब्लूम कर सकते हैं, या हो सकता है वो अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावर्स प्रोड्यूस करे. सो या दे आर टेलिंग दैट सम प्लांट्स आर एनुअल टाइप्स. एनुअल प्लांट्स जो होते हैं उसमें एक साल में सिर्फ एक बार वो प्लांट फ्लावर करता है. बाइनियल टाइप्स जिसमें 2 बार वो प्लांट जो है वो फ्लावर कर सकता है. सिंस दे हैव अ प्रॉपर टाइम की एनुअल है या बाइनियल है, दे शो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड देयर सेनेसेंट फेजेस. ओके, लेकिन अगर हम पेरिनियल स्पीशीज की बात करें, पेरिनियल प्लांट्स जो होते हैं उनका हमें क्लियर कट वेजिटेटिव या फिर रिप्रोडक्शन या फिर सेनेसेंट फेज में डिफरेंस नहीं मालूम हो पाता, क्योंकि वो किसी भी टाइम पर फ्लावर कर सकते हैं अपनी लाइफ में. इसकी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे बैम्बू. हम सबको पता है कि बैम्बू जो है वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार फ्लावर करता है, वो भी अराउंड 50 to 100 ईयर्स के बाद. और जब वो बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लावर्स बना देता है जो कि वो लाइफ में एक ही बार प्रोड्यूस करता है, then it produces the fruits and then it dies. Another plant which is given in the book is Strobilanthes kunthiana, called as the नील कुरंजी फ्लावर. और ये फ्लावर जो है वो फ्लावर करता है
12 साल के बाद, और ये हमें दिखाई देता है हमारी सदर्न स्टेट्स केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में, और इट अट्रैक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट. In animals, the juvenile phase is followed by the morphological and physical changes prior to their reproductive behavior. Reproductive phase is also variable for different organisms. सभी का different organisms का जो reproductive phase है वो अलग होता है animals में भी. अब आपको पता तो है ही कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एग्स ले करते हैं, कुछ जो है वो बेबीज को बर्थ देते हैं. सो फर्स्टली दे आर टेलिंग अबाउट बर्ड्स कि बर्ड्स जो होते हैं वो एग ले करते हैं एट द स्पेसिफिक सीजन्स. और ये बताया गया है कि बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली. बर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा सीजनली ही एग्स ले करते हैं. लेकिन अब आप सोचेंगे कि आप शॉप्स में जाते हैं और आप रोज वहां से एग्स खरीदते हैं. अब ऐसा तो नहीं है कि वो रोज हमारे जो पोल्ट्री फार्म के वो बर्ड्स हैं वो रोज एग्स ले करें. तो ये जो है ह्यूमन जो है वो खुद इंड्यूस कराते हैं इनकी रिप्रोडक्शन. इट इज नॉट नेचुरल. सो हियर इट इज रिटन दैट बर्ड्स इन कैप्टिविटी, दैट इज जो पोल्ट्री फार्म के बर्ड्स होते हैं उनको खुद वो एग्स ले करवाते हैं पूरे साल. एंड द लेइंग एग्स इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन हेयर. वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे होते. दे आर जस्ट बीइंग एक्सप्लॉइटेड फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. अब बात आ जाती है हमारे दूसरे एनिमल्स की, जिनमें हम ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे. सबसे पहले आ जाते हैं हमारे प्लेसेंटल मैमल्स जो होते हैं. इनमें होती है साइक्लिक चेंजेस in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase. अब प्लासेंटल मैमल्स की दो टाइप्स हैं. दे आर नॉन प्राइमेट्स एंड देयर आर प्राइमेट्स. नॉन प्राइमेट्स में जैसे कि काउज, शीप, रैट, डियर, टाइगर, डॉग्स, द साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एज ईस्ट्रस साइकिल. रिमेंबर दिस, फॉर नॉन प्राइमेट mammals it is estrous cycle, but for primates, apes and humans, it is called as the menstrual cycle. Many mammals, especially those living in the natural and wild conditions, exhibit such cycles only during the favorable seasons. अब हमें जो कि वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ये सारे अपने जो रिप्रोडक्टिव फेज के टाइम पर ही ये साइकिल शो करते हैं, जैसे कि ईस्ट्रस साइकिल वगैरह. दे आर कॉल्ड एज द सीजनल ब्रीडर्स, जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन के आने के बाद अपनी ईस्ट्रस साइकिल स्टार्ट करते हैं. लेकिन देयर आर other mammals that are reproductively active throughout their reproductive phase are called as continuous breeders. For example, humans are continuous breeders. Humans अपने reproductive phase के throughout they are able to reproduce. There is not any season where they can't just reproduce. Okay, then after the reproductive phase there is senescent phase. We all know that कि रिप्रोडक्शन खत्म होने के बाद, यानी कि जब फीमेल में भी मेनोपॉज आ जाता है या उसके बाद जो होते हैं, उसी तरीके बाकी एनिमल्स भी और बाकी प्लांट्स भी जब होंगे, जब उनके फ्रूट्स बन के वो विदर आउट हो जाएंगे, तो देन दिस फेज इज कॉल्ड एज द सेनेसेंट फेज. एंड देयर आर concomitant changes in the body during the last phase of lifespan. Old age ultimately leads to death. सेनेसेंट फेज के बाद अल्टीमेटली इनकी डेथ ही होगी. इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेस. अब हमारे रिप्रोडक्टिव फेज, हमारा जुवेनाइल फेज और हमारे सेनेसेंट फेज के बीच में ट्रांजिशंस जो होती हैं ये होती हैं विद हेल्प ऑफ आवर हार्मोन्स ओनली. And there are many environmental factors too which also regulate the reproductive process and their associated behavior of organisms. Now we are going to talk about the events in sexual reproduction. जब मेच्योरिटी आ जाती है, यानी कि जब रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ जाती है, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग. एंड दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इलेबोरेट प्रोसेस जो कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट से होता है. और सबसे पहले आ जाते हैं हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसके बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे एंड इस चैप्टर को फिनिश करेंगे. थैंक यू.